गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट आप लोगों को याद है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स किया था और उसमें मैंने आप लोगों को दो मेथड समझाए थे। एक मेथड समझाया था मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड और मैंने दूसरा मेथड आपको क्या समझाया था, एलिमिनेशन मेथड। इसके अलावा मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक और चीज समझाई थी कि कैसे आपको पता लगेगा कि यूनिक सोल्यूशन बन रहा है, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन बन रहे हैं, कि नो सोल्यूशन बन रहा है। तो आपने ये चीज का ध्यान रखना है क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी कहा था कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रॉब्लम सम्स ऑफ दिस लीनियर इक्वेशंस। तो मैं प्रॉब्लम सम्स मैंने सारे प्रिंट आउट कर लिए हैं, ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, कुछ एग्जांपल्स भी हैं। सो आप लोगों ने पहले जब भी प्रॉब्लम सम्स करने हैं, जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि आप लोगों को उसकी क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जब तक आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा आप इक्वेशंस नहीं बना सकते। सो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। ये ना ही मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ना ही प्रॉब्लम सम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप आगे जाके साइंस मैथ्स रख लेते हैं, आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स रख लेते हैं, कॉम्पिटिशन के क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स हैं। सो न्यूमेरिकल्स में भी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग। सो विल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। तो जो मेरे हिसाब से मेरे को एग्जैक्टली भी नहीं पता ये कौन से क्वेश्चंस है, कौन से एक्सरसाइज के। सो आई हैव कॉपीड ऑल द क्वेश्चंस, है ना। तो विल बी डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे तो आप लोगों को साथ साथ ही पता लग जाएगा। अदरवाइज एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन आपको क्लियरली पता लग जाएंगे, एग्जांपल्स हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। जैसे एक पहला क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, वो कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th पार्टिसिपेटेड इन अ मैथ्स क्विज। टोटल स्टूडेंट जो पार्टिसिपेट हुए हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स वो कह रहा है 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। वो कहता है इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। कहता है नंबर ऑफ गर्ल्स और ये नंबर ऑफ बॉयज है। कहता है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं ये 4 ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, 4 मोर। दैट मीन्स अगर मैं इक्वेट करना चाहता हूं, आपको पता है ये 4 ज्यादा है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूंगा तो नंबर ऑफ गर्ल्स के बराबर आ जाएंगे। दोबारा स्टेटमेंट को सुनिए, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज में अगर मैं 4 बच्चे और ऐड कर दूंगा तो वो गर्ल्स के नंबर के बराबर आ जाएगा। सो अगर आप यहां से देखें तो नंबर ऑफ गर्ल्स सपोज करो G ले लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज B ले लेते हैं, या क्या, या फिर G माइनस B किसके इक्वल आ जाएगा? 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। लग गया पता? सेकंड इक्वेशन, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। दैट मींस टोटल गर्ल्स और बॉयज को ऐड करके क्या आ जाओगे? 10 आ जाएगी। ये आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। सो आपके पास एक इक्वेशन क्या बन गई? G प्लस बी इज इक्वल टू 10, एक G माइनस बी इज इक्वल टू 4। लग गया पता? सो आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाएं या फिर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं और आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं और कॉस्ट है ₹50, ठीक है। और कहता अगर यही मैं 7 पेंसिल्स ले लेता हूं और 5 पेन्स ले लेता हूं तो कॉस्ट आ जाती 46। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास 5 पेन और 7 पेंसिल्स है। सो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पहले लिखते हैं, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन लिख लेते हैं। सो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल X ले लेते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन Y रुपीज ले लेते हैं, है ना। तो हमारे पास 5 पेंसिल्स है, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट X है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5X। वैसे ही अगर एक पेन की कॉस्ट Y है तो 7 पेन की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7Y। कहता है इन दोनों को ऐड करके मेरा टोटल कितना आ रहा है? टोटल मेरे 50 रुपीज लग गए। तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। तो सेकंड इक्वेशन आप यहीं से बना लेंगे क्योंकि 7 पेंसिल्स हैं और 5 पेन है, तो 7 पेंसिल्स की कॉस्ट क्या होगी? 7X, और 5 पेन की कॉस्ट क्या हो जाएगी? 5Y। और ये जो कहता है अगर हम खरीदते हैं तो ये 46 का आता है। सो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। आई होप द इक्वेशंस आर वेरी सिंपल, है ना। दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से समझ के फिगर कैसे इक्वेशन बनाई है ये समझना, और आप बाद में एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं। इसके बाद विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल whose length is 4 more than breadth is 36। कहता है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, अगर हम ये वाली लाइन ओमिट कर दें, whose length is 4 more than width, ये ना पढ़े, half the perimeter of the rectangular garden is 36। You know perimeter of a garden is 2
एल प्लस बी अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, है ना। अब पेरीमीटर की तो वैल्यू आपको पता है, दैट मींस हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2l प्लस बी इज इक्वल टू 36, है ना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी इक्वेशन क्या बन गई, l प्लस बी इज इक्वल टू 36। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। डू यू एग्री विद दिस, है ना। अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात है जो ओमिट कर दी थी, वो बात दोबारा पढ़ते हैं। हुज लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेड्थ। लेंथ जो है ये ब्रेड्थ से 4 बड़ी है, लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेड्थ। मतलब अगर लेंथ और ब्रेड्थ को मैं इक्वल करना चाहता हूं, बट वो कहता है लेंथ 4 मीटर ज्यादा है, दैट मींस अगर ब्रेड्थ में मैं 4 मीटर ऐड कर दूं तो लेंथ के बराबर हो जाएगा। अब यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, l माइनस बी इज इक्वल टू 4, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। सो कैन यू सॉल्व बोथ द इक्वेशंस, है ना। आप इक्वेशंस दोनों सॉल्व कर सकते हो। सो क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36, आपने पेरीमीटर की वैल्यू पुट की, 2 2 कैंसिल, एक इक्वेशन बन गई। सेकंड क्या वो कह रहा है, सेकंड कह रहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन ब्रेड्थ, लेंथ इज 4, ये लेंथ 4 ज्यादा है ब्रेड्थ से, दैट मींस अगर ब्रेड्थ में 4 ऐड कर दो तो लेंथ के बराबर हो गया। आप ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है दो नंबर्स के बारे में। जब भी दो नंबर्स की बात हो तो दो नंबर्स की बात में आपने क्या करना है, एक नंबर हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर जो है आप लोग ले लेते हो x, और जो सेकंड नंबर है उसको ले लेते हो आप y, ठीक है। वो कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26, द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 26। अब आप इसको जैसे मर्जी ले सकते हो, y माइनस एक्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब वो क्या कहता है, वन नंबर इज 3 मोर देन अदर, लेट अस से x बड़ा नंबर है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, क्या बता, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। अब आपने x को, क्योंकि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर मतलब x बड़ा है, अगर x बड़ा है तो x माइनस वाई इज 26 सही है। अब यहां से अगर आप इसको दूसरी साइड मूव कर देते हो तो यू आर लेफ्ट विद 0, सो दिस बिकम्स द फर्स्ट इक्वेशन, दिस बिकम्स द सेकंड इक्वेशन। सो आप लोगों को ये इक्वेशन बनानी आ गई। दोबारा देख लीजिए, दो नंबर है, वो कहता है डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26, आपने कर दिया, है ना। अब मेरे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि हमने y माइनस एक्स 26 क्यों नहीं लिखा, चलो y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, बट सेकंड पार्ट क्या कहता है, कहता है वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर x 3 टाइम्स y है मतलब x की वैल्यू बड़ी है, तो बड़े में से छोटे को माइनस ही करके आएगा 26। सो याद रखना ऐसे है, अगर आप ऐसे लिखते हो तो फिर आपको क्या इक्वेशन दूसरी बनानी पड़ेगी, y इज 3 टाइम्स x, क्योंकि y बड़ा नंबर है, ठीक है, तो तब इक्वेशन ऐसे चेंज हो जाएगी। हाउएवर आंसर जो आएगा वो सेम ही आएगा। इज इट क्लियर बेटा। सो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने लगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है, मैं अगर थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं तो मुझे अपने, मेरे को मैसेजेस आने लग पड़े हैं ऑलरेडी, बच्चे डाउट्स पर्सनल लेवल पे पूछने लग पड़े हैं। तो आपने क्या करना है, आप लोगों ने जो भी आपको डाउट आता है आप लोग पूछ लेना। अगर आप कहते हैं कि स्पीड स्लो कर दें तो मैं स्पीड भी स्लो कर दूंगा, बट आई एम ट्राइंग टू बी अ लिटिल फास्ट सो दैट कि आपका मैक्सिमम कवर हो जाए मिनिमम टाइम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब खास बात क्या है, सप्लीमेंट्री जो एंगल होते हैं उसका सम जो होता है वो क्या होता है 180, ये याद रखना है। तो क्वेश्चन चेंज होके भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो वो कहता है सप्लीमेंट्री एंगल्स है दो, उस आपको ये पहला पता लग गया, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 है। लेट अस से एक एंगल x है, एक एंगल y है, उसका सम क्या आ गया 180, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब वो कहता है द लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री, अब लार्जर हम लोग सपोज करते हैं कि x लार्जर है, वो कहता है लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, लार्जर ये बड़ा है स्मॉलर से बाय 18, मतलब अगर मैं स्मॉलर में 18 ऐड कर दूंगा तो वो बड़े के बराबर हो गया। इसी को बोलते हैं लार्जर एक्सीड द स्मॉलर बाय 18, या फिर लार्जर कितना बड़ा है छोटे से, 18 नंबर बड़ा है, मतलब अगर 18 छोटे में ऐड कर दोगे तो लार्जर के बराबर आ जाएगी। सो दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड लगाओ, आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही आसान है बेटा, ये शायद एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं करवा नहीं रहा क्योंकि आप खुद करेंगे। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर 3800, 7 बैट 6 बॉल्स, दैट मींस आप लोग खुद देखें, एक बैट की कीमत x, एक बॉल की कीमत y, तो 7 बैट क्या हो जाएगा 7x,
6 बॉल्स क्या हो जाएगी 6y, है ना, दोनों का सम कितना आ जाएगा 3800। सो ये आप क्वेश्चन खुद करने वाले हैं, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में आने के पूरे चांसेस भी हैं, तो आप लोगों ने थोड़ा ध्यान देना है। ये क्वेश्चन दो तरीके से आ जाता है, ये लाइब्रेरी की फॉर्म में भी आ जाता है और आप लोग ये टैक्सी की फॉर्म में भी आ जाता है। जब भी आप एक टैक्सी बुक करते हैं तो टैक्सी का फिक्स्ड फेयर होता ही होता है, तो आप वो आपको मिनिमम देना ही पड़ेगा, वेदर यू ट्रैवल फ्रॉम योर डोर टू द नेक्स्ट डोर। आप सपोज करो अपने घर से बस घर से थोड़ी दूर ही जाते हो, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे जाते हो, तो टैक्सी का मिनिमम फेयर होता ही होता है, वेदर यू हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट 0 पॉइंट सम किलोमीटर्स ओनली, ठीक है। सो ये क्वेश्चन क्या कहता है, द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड फेयर एंड द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। लग गया पता बेटा। सो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो फिक्स चार्जेस ले लेते हैं कि फिक्स चार्ज है क्या। सो फिक्स चार्ज हम लोग टैक्सी का ले लेते हैं कि फिक्स चार्ज उसका x है, x रुपीज है, ठीक है। एंड द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फर्दर है ना, एंड फॉर द चार्जेस डिस्टेंस कवर्ड हम लोग कहते हैं कि चार्ज पर किलोमीटर इज 5। लग गया पता। तो फिक्स चार्ज x लगना ही लगना है। अगर आप 1 किलोमीटर चलते हो तो 1y लग जाएगा, अगर आप 5 किलोमीटर चलते हो तो 5y लग जाएगा, ठीक है। सो अब वो क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर ही पेड 105। दैट मींस x तो चार्ज लगा ही लगा होगा, 10 किलोमीटर का 1 किलोमीटर का क्या है y, तो 10 किलोमीटर का 10y, और क्या बन गया चार्ज 105, है ना। सेकंड इक्वेशन क्या कह रहा है, फॉर 15 किलोमीटर द चार्ज वाज 155। दैट मींस फिक्स चार्ज तो लगा ही लगा है। अब ट्रैवल कितना किया 15 किलोमीटर, मतलब कितना आ जाएगा 15y, दैट शुड बी इक्वल टू 155। सो ये दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये दोनों इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अब इसमें जो क्वेश्चन चेंज होके आता है वो लाइब्रेरी के फॉर्म में आ जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे माइंड में अभी है, मैं आपको बता देता हूं कि सपोज करते हैं लाइब्रेरी में जो है कोई भी बुक इश्यू होती है, तो बुक इश्यू होने समय कि 5 सपोज करो फर्स्ट 3 डेज में कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है, फर्स्ट 3 डेज कोई चार्ज नहीं होता। उसके बाद जो चार्ज है हर दिन के हिसाब से चार्ज है। लेट अस से कि फर्स्ट 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज है, फर्स्ट 3 डेज में चार्ज है x, लग क्या पता। और फिर पर डे चार्ज जो बढ़ता जाएगा आफ्टर 3 डेज, पर डे जो चार्ज होगा वो क्या आपने ले लिया y ले लिया, है ना। सपोज करते हैं कि एक बच्चा 7 डेज के लिए बुक लेता है और वो 100 रुपीज देता है, ठीक है, 7 डेज के लिए ले रहा है। सो जाहिर सी बात है फर्स्ट 3 डेज के तो एक्स चार्ज लग गए। अब टोटल 7 डेज के लिए लिए 3 दिन तो निकल गए, बचे कितने 4 डेज, तो रेस्ट 4 डेज के लिए चार्ज क्या है y रुपीज पर डे चार्ज है, और ये कितना आ जाएगा 100। सो आपने इस क्वेश्चन में ध्यान दिया कि मैंने 7 डेज में पहले 3 दिन माइनस किए और बचे हुए 4 दिन के लिए पर डे चार्ज लगाया। सो ये ऐसे का क्वेश्चन में ये चीज का ध्यान देना। ये क्वेश्चन अभी मेरे ख्याल से एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, बट आप लोग ये जरूर देखेंगे क्वेश्चन जब भी आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रैक्शन पे बेस्ड है। अब एक काम करता हूं, फ्रैक्शन पे बेस्ड ना दूसरी एक्सरसाइजेस में भी क्वेश्चन है, सो मैं फ्रैक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन आपको साथ साथ ही करा देता हूं, दोनों फ्रैक्शन वाले करा देता हूं। हाउएवर हाँ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डेज एंड देयर आफ्टर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। लग गया पता, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 27 रुपीज, मैंने 100 रुपीज दिया था 7 डेज का। तो आप लोगों को पता लग जाएगा, आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। सो हम लोग अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन करने लगे हैं, आई होप ये वाला समझ आ गया आपको, है ना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम करने लगे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है फ्रैक्शंस का, कि फ्रैक्शंस को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जब भी कोई फ्रैक्शन का क्वेश्चन आता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेट न्यूमरेटर बी x, डिनोमिनेटर बी y, और आपकी फ्रैक्शन क्या बन जाती है, फ्रैक्शन आपकी बन गई x अपॉन y। ये चीज पहले क्लियर हो गई आपकी, ठीक है। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है द फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, तो फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा 11x प्लस 22, 9y प्लस 18। तो आप यहां से 11x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या कर देंगे 18 माइनस 22। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। लग क्या पता है। सेकेंड इक्वेशन वो क्या कह रहा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सेकेंड इक्वेशन कैसे, इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स
5/6 लग गया पता बेटा। सो आप कर लेंगे ये वाला क्वेश्चन, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, अब बड़ी जल्दी करना है ये क्वेश्चन, आपका सॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एज बेस्ड क्वेश्चन है, बट मैं इससे पहले आप लोगों को एक और क्वेश्चन बता देता हूं, आपके आने वाली एक्सरसाइजेस में है। वो कहता है कि इफ 1 इज एडेड टू न्यूमरेटर एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। दैट मींस इफ 1 इज, ये तो लिखना ही लिखना आपने, ये चीज तो फिक्स है, वो तो आपने लिखनी है। वो कहता है इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन बिकम्स 1। लग गया पता? इट बिकम्स हाफ is 1 add only in denominator. Now he says if 1 is added only to denominator, the fraction becomes 1/2. So आपने ये चीज ध्यान देनी है कि किसमें ऐड कर रहा है, किसमें सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और न्यूमरेटर में ऐड कर रहा है कि डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा है कि दोनों में ऐड कर रहा है। ये चीज का आपने जरूर ध्यान देना है। So आप लोगों का बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट टाइप आप लोगों को समझाने वाला हूं वो है डिजिट्स के लिए। ठीक है, डिजिट्स का हम कैसे करते हैं कि अगर 2 डिजिट नंबर आ जाता है तो 2 डिजिट नंबर को आपने सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ 2 डिजिट, ओके फाइन, लेट अस से कि 32 एक डिजिट है, 2 डिजिट नंबर है ना। अब 32 2 डिजिट नंबर है, आपको पता है ये यूनिट डिजिट है, ये 10th डिजिट है। आप इसको लिखते कैसे हैं, 10th डिजिट इंटू 10 प्लस यूनिट्स डिजिट इंटू 1, जिससे क्या बना 32, है ना, यही बन रहा है ना। सो आप लोग अब ध्यान से देखें ये क्वेश्चन करने कैसे हैं। जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपने ये लिखना ही लिखना है, लेट यूनिट्स डिजिट बी एक्स, 10th डिजिट बी वाई। अब क्वेश्चन में ये बात बता रहा हूं मैं कि कई बार टीचर्स यूनिट डिजिट को वाई ले लेते हैं, 10th डिजिट को एक्स ले लेते हैं, तो इधर वेज आप जैसे मर्जी कर सकते हैं। सो अगर नंबर आपको नंबर पता करना है तो आप लोगों को नंबर यहीं से पता लग गया। यूनिट डिजिट को किससे करना है, 1 से मल्टीप्लाई, 10th डिजिट को किससे करना है, 10 से, ऐड करोगे तो नंबर आ जाएगा। सो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई बाय 1, 10th डिजिट मल्टीप्लाई बाय 10, ये ऐड करके क्या बन जाता है, नंबर बन जाता है। सो आपने इतना पार्ट जब भी नंबर्स वाले क्वेश्चन आते हैं ये करना ही करना है। नेक्स्ट what the question says, the question says that the sum of the 2 digit number and the number obtained by the reversing the digit is 66। कहता कि एक नंबर को और नंबर की डिजिट्स को रिवर्स कर दो। रिवर्स करने का मतलब है कि ये उल्टी हो जाएंगी। सो न्यू नंबर अगर आप देखो, न्यू नंबर जो आपका बनेगा बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, सो आपका ये 10th डिजिट बन गया, ये यूनिट्स डिजिट बन गया। अगर ये 10th डिजिट बन गया तो ये क्या हो जाएगा 10x, और यूनिट्स डिजिट ये बन गया इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा y। नाउ व्हाट द क्वेश्चन सेज, कहता सम ऑफ दीज टू नंबर्स, द सम ऑफ द नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इन दोनों का सम क्या है 66। सो आप यहां से देखिए 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 66, 11 से पूरा डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, आप देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, द डिजिट्स, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, डिजिट्स ये है बेटा, वो कहता है द डिजिट्स डिफर बाय 2, डिजिट्स डिफर बाय 2 मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसमें याद रखना ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी हो सकता है। तो दोनों तरीकों से सॉल्व करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? तो आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन में किसका ध्यान देना है कि आपका ये चीज फिक्स रहेगी, और अगर वो रिवर्स करता है डिजिट तो ये चीज फिक्स रहेगी, अदरवाइज ये चीज फिक्स रहेगी। तो मैं आपको रब करके बता देता हूं कि किस चीज को आपने ध्यान में रखना है। आपने इस चीज को ध्यान में रखना ही रखना है। जब भी यूनिट्स और 10th डिजिट के क्वेश्चन आएंगे आपने इतना पार्ट लिखना ही लिखना है। और ये जो न्यू नंबर है, ये न्यू नंबर क्या था, याद रखना, रिवर्सिंग द डिजिट्स। लग गया पता? सो ऐसे का ही क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में फिर आगे आएगा। वो कहता है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, द सम ऑफ डिजिट्स इज 9। सिंपल है, सम ऑफ डिजिट्स इज 9, फर्स्ट आ गया। नाउ व्हाट ही सेज, इफ 9 टाइम्स द नंबर, 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। 9 टाइम्स द नंबर, नंबर क्या आपके पास, ये देखो, ये इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। रिवर्सिंग द डिजिट्स क्या आ गई, ये। तो इसको खोल के आप सेकंड इक्वेशन बना लेंगे और अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इज दैट क्लियर?
सो इसके बाद मेरे ख्याल से एक एज का क्वेश्चन है, हम अब एज के क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एज के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एज का क्वेश्चन मैं करवाने लगा हूं, आई होप दिस इज क्लियर, यू नीड टू रिमेंबर दीज थिंग्स, ठीक है। आप लोगों ने स्ट्रिक्टली जितना बताया जा रहा है उसको यूज करना है, कुछ चीजों को फॉर्मली आपने फॉलो करना है जिससे आपका क्लियरली आ जाएगा। सो एज का क्वेश्चन है, एज के भी दो क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, हम लोग भी यही दोनों क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब एज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence the age of Jacob was 3 times son. Okay, now he says there are two persons, one is Jacob and one is his son, है ना। let us say Jacob x है, let us say Jacob x है, son y है, ठीक है। पहले आपने ऐसे ही करना है, और ये हो सकता है फादर सन हो या फिर मदर फादर, वो मदर एंड सन हो, है ना, जो भी होगा आपने डिफरेंशिएट कर दिया, एक को एक्स ले लिया एक को वाई ले लिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, 5 years hence, 5 years hence, ये देखो 5 years hence, hence मतलब 5 साल बाद, 5 साल बाद आपको क्या लगता है, जेकब की एज बढ़ेगी कि दोनों की एज बढ़ जाएगी? जाहिर सी बात है दोनों की एज बढ़ेगी, है ना। नाउ व्हाट ही सेज, 5 years hence जेकब इज 3 times his son, जेकब इज 3 times his son। तो आप खोल के पहली इक्वेशन बना देंगे, पहली इक्वेशन बना देंगे खोल के, 3y + 15, y को उधर ले जाइए 5 को उधर ले जाइए, इक्वेशन बन जाएगी। सेकंड पार्ट वो क्या कह रहा है, 5 years ago, अब क्या कह रहा है, 5 years ago। याद रखना आपने यहां से नहीं शुरू करना, आपने हमेशा प्रेजेंट एज जो ली है वहीं से शुरू करना है। 5 years ago मतलब जेकब की 5 years ago ये एज हो गई, और सन की 5 years ago ये एज हो गई, है ना, 5 साल पहले यही होगी। वो कहता है जेकब इज 7 times his son, तो जेकब इज 7 times his son, ये बन गई इक्वेशन सेकंड। इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं, 7y - 35, y को उधर ले जाइए, 7 माइनस ये आ जाएगा, -35 + 5, ये क्या आ जाएगा, x - 7y = -30, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। लग गया पता बेटा। सो ये दो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लो कि जेकब का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज का, एक और क्वेश्चन है, 5 years ago नूरी एंड सोनू का क्वेश्चन है। सो हमने क्या करना है, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था, है ना, रब कर रहा हूं बेटा। अब देखो नाम चेंज हो गए हैं, नूरी एंड सोनू, है ना। सो हमने क्या किया, एक पे नूरी ले ली एक पे सोनू, है ना, नूरी एंड सोनू, प्रेजेंट एज आपको पता है ये लिख ली। अब वो कहता है क्या, 5 years ago 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या हो जाएगा, दोनों की एज 5 साल क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। नाउ ही सेज 5 years ago नूरी इज 3 times सोनू, नूरी इज 3 times सोनू, लग गया पता बेटा। और 10 years लेटर करते हो तो क्या आ जाएगा, x + 10 y + 10, और वो क्या कह रहा है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, नूरी विल बी ट्वाइस एज सोनू, second equation. So will you be able to solve these two questions बेटा? So maximum questions करवा दिए मैंने, अब बस एक क्वेश्चन रह गया है, वो हम करते हैं डिस्कस। पहले आप बताइए ये क्वेश्चन समझ आ गए, ठीक है। सो ये थे एज के दो क्वेश्चन। अब आपने क्या करना बेटा, वीडियो एक बार अच्छे से समझ के आपने खुद से करना है ये क्वेश्चन, ठीक है। सो दो क्वेश्चन रह गए हैं, एक मैं बस करवाने लगा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। वो कहता क्या है, देयर आर 2 persons, द रेशियो ऑफ देयर इनकम्स की रेशियो क्या दी है, 9:7, ठीक है। एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर्स की रेशियो क्या दी है, 4:11, ठीक है। और वो क्या कह रहे हैं कि ईच वन सेव्स 2000, और सेविंग ईच की सेविंग कितनी है, वो है 2000 रुपीज ईच की सेविंग है। फाइंड द मंथली इनकम्स, है ना। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने 4:11 कह दिया, नहीं 4:3 रेशियो है, ठीक है, एक्सपेंडिचर्स की और इनकम्स की ये है। हम लोग पता क्या करते हैं, इसकी रेशियो लेट रेशियो ले लेते हैं 9x एंड 7x, और इसकी रेशियो ले लेते हैं इन टर्म्स ऑफ y, लेट अस 4y एंड 3y, ठीक है। अब आपको पता है अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दोगे तो क्या आता है, सेविंग आ जाती है। सो हम लोग पहली जो रेशियो है ये इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 2000 कर देते हैं, ठीक है। और सेकंड पर्सन की है इनकम 7x माइनस एक्सपेंडिचर कर देते हैं, तो उसकी भी सेविंग कितनी है, 2000। तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आप लोग एक बार ही समझ लीजिए,
है ना, कैसे मैंने क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन को समझ के वीडियो बनाई है, आप उस तरह से वीडियो बनाने की कोशिश, वीडियो नहीं, सॉरी, उस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बट आप लोग अगर सोचेंगे कि एनसीईआरटी अगर मेरे को आ गई है दैट मीन्स कि मुझे सब कुछ आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी आप एक बार ही थॉरो कर लेते हैं, आप खुद से सॉल्व करते हैं विदाउट यूजिंग एनी हेल्प, फिर आप कोई भी अच्छी किताब लीजिए, यू कैन टेक अप एनी बुक, आर डी शर्मा ले सकते हैं आप, और नंबर ऑफ बुक्स हैं, कोई भी अच्छी बुक लेके खुद से इक्वेशंस बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और फायदा तभी है अगर आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से आता है, तभी आप कर पाएंगे। मेरे पास काफी सारे बच्चे आ रहे हैं, मेरे पास काफी सारे क्वेरीज भी आ रही हैं, काफी सारे क्वेश्चंस मेरे को पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग फील फ्री टू आस्क एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, बट जो इंपॉर्टेंट वंस है मैं वही आंसर बैक कर रहा हूं, जो मुझे लगता है कि यस, ये क्वेश्चन में लॉजिक समझना बहुत जरूरी है, उसको मैं इन पर्सन आंसर कर रहा हूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। आप इस चैप्टर को अच्छे से करें एंड प्रॉब्लम्स अपनी भेजते रहें, मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके अच्छे से एक्सप्लेन करके रिवर्ट बैक कर रहा हूं। थैंक यू।